नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 6 की पुस्तक रुचिरा का पाठ 1 का अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। पाठ 1 का हिंदी अनुवाद हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। तो पिछले पाठ में हमने पाठ 1 का हिंदी अनुवाद पढ़ा था। उसके अनुसार हमें पाठ 1 में क्या क्या बिंदु ध्यान रखने हैं, अर्थात हमें किन किन बातों को याद रखना है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। उसके अलावा संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। जैसे कि हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़े थे, अर्थात जिन शब्दों के अंत में अ होता है और जो पुल्लिंग शब्द होते हैं वे शब्द हमने पढ़े थे पाठ 1 में। और इसी प्रकार संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुष अर्थात कर्ता, जो किसी काम को करता है, जो किसी भी क्रिया को करता है, खाना पीना सोना, ये सब जो काम होते हैं जो जिसके द्वारा किए जाते हैं उन्हें हम कर्ता कहते हैं। और वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं। तो हमने पढ़ा था अकारांत पुल्लिंग शब्द में एतत् और एषः। एतत् अर्थात यह, जो पास की जो वस्तुएं होती है, व्यक्ति होते हैं, उनको दर्शाने के लिए एतत् शब्द का प्रयोग होता है। एतत् यहाँ मूल शब्द है। जब इसके शब्द रूप बनाएंगे हम प्रत्येक कर्ता के अनुसार कि कर्ता हमारा एक वचन का है, द्विवचन का है या बहुवचन का है, उसी अनुसार अगर हम एक वचन में देखेंगे तो एषः होगा जिसका अर्थ है यह, द्विवचन में देखेंगे तो एतौ होगा जिसका अर्थ होगा ये दोनों, और एते होगा तो ये सब। तो ये हमारे एतत् के तीनों हमने पढ़े थे। और संस्कृत में सदैव जिस वचन का कर्ता होगा, जिस वचन और पुरुष का, उसी वचन की क्रिया होगी, ये हमेशा ध्यान रखनी है। उसके बाद हमने पढ़ा था तत् शब्द रूप। तत् अर्थात वह, दूर का जो भी व्यक्ति वस्तु हमें प्रदर्शित करना है, दिखाना है, उसके लिए सदैव तत् शब्द का प्रयोग होगा, जो हमसे दूर है। तो उसमें प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा सह। सह अर्थात वह, तौ वे दोनों, ते वे सब। तो ये हमारे पाठ 1 के ध्यातव्य बिंदु थे, अर्थात इनको आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब आगे हम शुरू करते हैं पाठ 1 का अभ्यास कार्य। तो सर्वप्रथम उसमें दिया हुआ है उच्चारणम कुरुतः। कुछ शब्द दिए हुए हैं, क्योंकि हमने अकारांत पुल्लिंग पढ़ा था तो अकारांत पुल्लिंग के ही शब्द दिए हुए हैं, उनका उच्चारण करें। अकारांत कैसे? जैसे छात्रः, छात्रः में जो त्र है उसमें अ लगा है, तो छात्रः, छात्रः अर्थात छात्र। शिक्षकः, शिक्षक अर्थात अध्यापक, टीचर। मयूरः, मोर, पिकॉक। शुकः, तोता, पैरट। बालकः, बालक, स्टूडेंट के लिए, बच्चे के लिए, किसी के लिए भी आता है। गजः, हाथी। मकरः, मगरमच्छ। बिडालः, बिल्ली। मूषकः, चूहा। चालकः अर्थात जो गाड़ी को चलाने वाला होता है उसको हम बोलते हैं चालकः। घटः, घड़ा। दीपकः, दीपक, दिया। अश्वः, घोड़ा। चंद्रः, चंद्रमा। गायकः, गाना गाने वाला, सिंगर जो होता है। तो ये हमारे कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। और संस्कृत में जो ये विसर्ग, आगे जो 2 बिंदियां आपको दिख रही हैं, 2 बिंदु दिख रहे हैं, इन्हें हम विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण अत्यंत जरूरी होता है। इन्हें हमें उच्चारण के साथ, और इसका उच्चारण ह ऐसा बोलता है, जैसे हम बोलेंगे गजह, ह, तो ये इसका उच्चारण अत्यंत आवश्यक होता है। आइए आगे देखते हैं। आगे है चित्राणि, चित्रों को दृष्टवा देखकर पदानी, पदों का उच्चारण करें। उच्चार्यत, उच्चारण करें। चित्र है, इस चित्र को देखकर पदों का उच्चारण करना है। कृषकः, किसान।
वृषभः बैल, भल्लुकः भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग बैड, दूरभाषः फोन, काकः कौवा, शौचिकः दर्जी। ये सब भी हमारे अकारांत पुल्लिंग शब्द है। आप देखेंगे तो हर शब्द के बाद में लास्ट में जो है आ रहा है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, अर्थात वर्णों के संयोजन से पदों को लिखो। संयोजन अर्थात वर्णों को जोड़कर। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो क ख ग घ अ ई उ मतलब अकेला जो अक्षर होता है उसे हम वर्ण कहते हैं, जिसके हम और अधिक जिसको तोड़ नहीं सकते और अधिक जिसके टुकड़े नहीं कर सकते। हम बोलेंगे रामः, तो ये तो पूरा एक शब्द हो गया। इसमें जो र आ म अ ह ये जो हैं ये सब वर्ण हैं, र आ ये सब। तो इन वर्णों के संयोजन से मतलब इनको जोड़कर हमें पद बनाने हैं। ये ऐसा आपकी पुस्तक में दिया हुआ है और ये आपके उत्तर हैं इधर जो राइट साइड में दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। च में अ है तो च बन गया। श अ, श क अह, चषकः। ये एक उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया हुआ है और ये आगे के आपको करने हैं। तो स औ सौ, च ई ची, क अह, तो सौ ची कह, शौचिकः अर्थात दर्जी। श उ शु, न अ न और क औ कौ, तो शुनकौ, कुत्ते, दो कुत्ते, क्योंकि यहाँ पे द्विवचन है। शुनकः एक कुत्ता और शुनकौ दो कुत्ते। इसी प्रकार ध आ धा, व अ व, त अह तह, तो धावतः। इसी प्रकार व री व्री, द में हमें कोई व्यंजन नहीं लगा हुआ है। ध आहा, तो द हमारे आधा हो जाएगा और ध आहा धा, तो वृद्धा। ग आ गा, य अ य, न हलंत ही रहेगा, ह्रस्व ही रहेगा और त ई ती, गायंती। तो इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं, जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वो स्वर के बिना नहीं आते हैं। उनमें कोई ना कोई स्वर अवश्य लगा होता है। अगर स्वर नहीं है तो वो व्यंजन वर्ण आधा रहेगा, उसकी मात्रा आधी रहेगी। जिस प्रकार यहाँ गायंती में जो न है वो आधा है, क्योंकि इसमें कुछ भी स्वर नहीं लगा हुआ है। तो जो व्यंजन वर्ण है वो बिना स्वरों की मात्रा के नहीं बोले जाते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आप वर्ण संयोजन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। अब जिस प्रकार पीछे हमने एक एक वर्ण से पद बनाए थे, अब यहाँ पदों से आपको वर्ण बनाने, वर्णों का विच्छेद करना है। जैसे लघु आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, तो पहले हम एक एक वर्ण को देखेंगे। लघु में जो ल है उसको हम कैसे अलग करेंगे? ल में अ लगा हुआ है, अ मिला हुआ है, तो ल प्लस अ। इसी प्रकार जो घु है उसमें घ प्लस उहु, उ में आगे विसर्ग है, तो लघु बन गया। इसी प्रकार हम सिव्यति को अगर देखते हैं तो एक एक वर्ण को जब आप देखेंगे तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। सिव्यति को अलग करिए पहले, सी व य और ती, तो सी में स प्लस दीर्घ ई, बड़ा ई, व हमारा आधा है, उसमें कोई भी स्वर नहीं लगा है। इसी प्रकार व हो जाएगा य प्लस अ, ती त प्लस ह्रस्व ई छोटा ई, तो ये बन गया आपका सिव्यति। इसी प्रकार वर्णः, तो व अ र जो है वो वर्ण, यहाँ पर जो रेफ जो ऊपर गया हुआ है वो हम न से पहले बोल रहे हैं, इसलिए वो पहले आएगा। तो व र ण और आ, वर्णा, तो आ और विसर्ग की जो चिन्ह है वो आ जाएगा। इसी प्रकार कुक्कुरो, क उ, आधा क है तो आधा क, फिर कु है तो क उ रौ,
तो र में औ और विसर्ग। इसी प्रकार मयूराह, तो म में अ है, य में दीर्घ उ है, और र और आहा, मयूराह। इसी प्रकार बालकः, ब आ ल में अ है, क में भी अ है, तो क अह। ये इस प्रकार से हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं पदों से। आगे है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब हमने देखा था कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, तो इसी को यहाँ दिया गया है। तो इसके लिए आपको राम के जो शब्द रूप हैं वो याद कर लेने चाहिए। अगर आप उन शब्द को याद कर लेते हैं, एक राम शब्द को जो अकारांत पुल्लिंग का है, तो आप जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उन्हें आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, अगर आपको राम के शब्द रूप याद होंगे तो। जैसे प्रथमा विभक्ति का अकारांत पुल्लिंग में राम में शब्द रूप बनता है रामः, रामौ, रामः। इसी प्रकार देखिए ये अब सारे शब्द इसी प्रकार से बनेंगे। प्रथमा एक वचन में बनेगा चषक का चषकः, चषकौ, चषकाः। बलिवर्दः का बनेगा बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः। शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। मृगः, मृगौ, मृगाः। शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। तो आपने देखा जैसे राम के रूप थे उसी प्रकार से इन सभी के रूप हैं, क्योंकि राम भी अकारांत पुल्लिंग है और ये सभी शब्द अकारांत पुल्लिंग के हैं। आगे है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखित। ये चित्र आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। इन चित्रों को देखकर आपको इन जो दिए हुए हैं चित्र उनके नाम लिखने हैं। जैसे ये है हाथी, तो हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजः। काकः, चंद्रः। ये है ताला, ताले को संस्कृत में बोलते हैं तालः। भल्लुकः, बिड़ालः। अब आगे है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। प्रश्न आपकी पुस्तक में दिया हुआ है और प्रश्न के साथ एक चित्र दिया हुआ है। उस चित्र को देखकर आपको उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न आपकी पुस्तक में दिया हुआ है बालकः किम करोति, और उसका उत्तर भी आपकी पुस्तक में आपके लिए दे रखा है कि आपको कैसे करना है। जैसे कि इस प्रश्न के सामने ये चित्र दिया हुआ है कि बालक क्या कर रहा है। क्या कर रहा है बालक? यहाँ पुस्तक पढ़ रहा है, तो बालकः पठति। इसी प्रकार अश्वौ किम कुरुतः, इसके लिए ये चित्र दिया हुआ है। तो ये अश्व यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये दौड़ रहे हैं। तो दो हैं। हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है संस्कृत में कोई भी अनुवाद करते समय या उत्तर लिखते समय कि हमारे जो भी कर्ता हैं वो कितने हैं, संख्या में कितने हैं, एक हैं, दो हैं, या तीन से ज्यादा हैं। एक में एक वचन आएगा, दो में द्विवचन आएगा, और तीन से ज्यादा अगर हैं तो बहुवचन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर घोड़े दो हैं मतलब, और वो दौड़ रहे हैं। तो जिस वचन का और पुरुष का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया लगेगी, अर्थात वो जो भी काम कर रहे हैं वो दोनों एक जैसे होंगे। तो अश्वौ किम कुरुतः, तो घोड़े क्या कर रहे हैं? अश्वौ धावतः, दो घोड़े हैं और द्विवचन के हैं, तो दोनों में, कर्ता में और क्रिया में, दोनों में द्विवचन आएगा। इसी प्रकार कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, ये जो कुत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं? तो कुक्कुराः बुक्कन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। फिर दिया है छात्रौ किम कुरुतः, छात्र क्या कर रहे हैं? दो छात्र हैं। अब यहाँ हमें कुछ विशेष तो कुछ पता चल नहीं रहा है कि छात्र यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खड़े हैं, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। छात्रौ गायतः, कि वो गाना गा रहे होंगे, तो छात्रौ गायतः, छात्र गा रहे हैं। इसी प्रकार कृषकः किम करोति, जो किसान है वो क्या कर रहा है? तो कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान क्षेत्र को जोत रहा है, अर्थात खेत को जोत रहा है। गजौ किम कुरुतः, जो हाथी हैं, दो हैं, तो गजौ, एक वचन में गजः, द्विवचन में गजौ, तो गजौ किम कुरुतः, हाथी क्या कर रहे हैं? गजौ चलतः, हाथी चल रहे हैं। आगे है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। अब ये आपको पद दे रखे हैं दोनों तरफ वाक्य रचना के लिए,
तो उनकी आपको वाक्य रचना करनी है। पदों को जोड़कर वाक्यों की रचना करें। तो गजाहा, हम इनमें से देखेंगे गजाहा के साथ क्या मतलब सबसे सही बैठेगा कौन सा शब्द। तो गजाहा चलंती, ये वाक्य बन गया हमारा। सिंगहु गर्जतः, सिंह गर्ज रहे हैं अर्थात गर्जना कर रहे हैं। गायकः गायति, गायक गा रहा है। बालकौ पठतः, बालक पढ़ रहे हैं, दो बालक हैं तो बालकौ पठतः। मयूरा नृत्यंती, तो मोर नाच रहे हैं। इसके लिए पहले आप जब भी आपको ऐसा प्रश्न हल करना हो तो उसके लिए सबसे पहले आप इन पदों को सबको एक बार पढ़ लें, उसके बाद इन पदों को पढ़ लें। फिर आप देखिए कि कौन सा शब्द सबसे ज्यादा किसके साथ बैठ रहा है, तो उसी के अनुसार आप इनको जोड़िए और वाक्य बनाइए। आगे है मंजूषा अतः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा अर्थात ये जो आपको इंडेक्स सा दिया हुआ है उसमें से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ण करें। ये आपकी बुक में दिए हुए हैं और ये रिक्त स्थान है। तो मयूरा, इसमें से जब हम ढूंढेंगे तो मयूर, मोर जो है वो नाचते हैं, तो मयूराः नृत्यन्ति। गजौ द्विवचन का है तो वैसे भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी क्रियाएं इसमें द्विवचन की है। गर्जतः है, चलतः है, तो गर्जतः जो हाथी हैं वो तो गर्जेंगे नहीं, गरजता कौन है, शेर, तो चलतः, तो गजौ चलतः। वृक्षाः, वृक्षाः के साथ नृत्यंती हमारा हो गया, गर्जतः हमारा, चलतः हमारा हो गया। अब हमारे क्रिया कौन सी बचेगी, धावती, फलंती और खादती। गर्जतः तो सिंगौ के साथ आ जाएगा, तो धावती मतलब दौड़ना होता है, खादती मतलब खाना होता है, और फलंती मतलब फलते हैं अर्थात बड़े होते हैं। तो वृक्षाः फलंती, सिंगौ गर्जतः, वानरः खादति, अश्वः धावति। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान से इसको देखेंगे करेंगे जब भी प्रश्न को, तो आप आराम से उस प्रश्न को हल कर पाएंगे। आगे है सह तौ ते इत्येभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात सह तौ ते, ये जो तत् के रूप हैं इनसे उचित सर्वनाम पद चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। ये प्रश्न आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। जैसे पहला प्रश्न है अश्वः धावति। सर्वनाम पद क्या होते हैं, जिन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। तो अश्वः, अश्वः, तो इन पदों को देखते समय हमें वचन का ध्यान रखना है कि कौन सा वचन है, उसी के अनुसार हमें सर्वनाम पद को चुनना है। तो अश्व हमारा एक वचन का रूप है, तो एक वचन में हमारे बनता है सह, तो सह धावती। इसी प्रकार गजाः चलंती बहुवचन का रूप है, तो ते चलंती। छात्रौ पठतः, दो छात्र हैं तो तौ पठतः। वानराः क्रीडन्ति, वानराः बहुवचन का रूप है तो ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, तो सह गायति। मयूराः नृत्यन्ति बहुवचन का रूप है तो ते नृत्यन्ति। इस प्रकार ये पाठ 1 का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। हिंदी अनुवाद हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस प्रकार हमारा पाठ 1 पूर्ण हो जाता है। उम्मीद है आपको प्रश्न और हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अवश्य उत्तर दूंगी। और किसी विशेष विषय पर आप अपनी कक्षा से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।